भारतीय ज्योतिष विज्ञान की व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी को मेरा नमस्कार। भारतीय ज्योतिष पर हम इससे पहले भी कई व्याख्यान कर चुके हैं और उसी में हम गणित ज्योतिष पर हमारा विशेष रूप से ये कार्यक्रम है, क्योंकि जब तक गणित ज्योतिष नहीं हम जानते तब तक हम फलित ज्योतिष नहीं कर सकते। तो गणित ज्योतिष हमारा इतना समृद्ध है कि आज भी ज्योतिष के द्वारा जो कुछ भी गणना की जाती है वो वैज्ञानिक तौर पर पूर्ण रूप से वो सही उतरती है। तो इस श्रृंखला में मैं आपके सामने कुछ ऐसे गणनाएं और ऐसे जो है विषय रखना चाहूंगी कि जिससे आप ज्योतिष का ज्ञान अगर पूर्ण रूप से नहीं भी है, फलित नहीं भी जानते, तो फिर भी कुछ बातें जो मैंने आपको पंचांग के माध्यम से बताई हैं उनसे आप कुछ शुभ अशुभ का विचार कर सकते हैं। इससे पूर्व मैंने आपको बताया था कि किस दिशा में यात्रा करने से लाभ होता है या किस दिशा में किस समय यात्रा नहीं करनी चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया। और ये तभी संभव हो पाता है जब आपको नक्षत्र, राशि और ग्रह इन सब का जो है पूर्ण रूप से ज्ञान हो कि कौन सा नक्षत्र कहाँ होगा और कौन सी राशि कहाँ होगी, चंद्रमा कहाँ होगा। तो ये सूर्य जो है, यद्यपि सूर्य गति नहीं करता, परंतु पृथ्वी की गति के कारण, परिक्रमा के कारण सूर्य किस समय किस राशि में हमें प्राप्त होता है, ये ज्ञान बहुत ही अनिवार्य है। और जब हमें ये ज्ञान हो जाता है तो हम ये जो छोटे छोटे जो मुहूर्त हैं कि कब काम करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ये हम सरलता पूर्वक जान सकते हैं। तो मैं ये आपको इससे पहले कि मैं ये आगे योगिनी के बारे में आपको बताऊं कि योगिनी वास क्या होता है और कब होता है, इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि यदि आप लोगों को पिछले व्याख्यानों के माध्यम से ये ज्ञान हो गया है कि कौन सी राशि हो उस तो कौन सा नक्षत्र होता है, सूर्य किस राशि में होने पर कौन सा नक्षत्र होता है और सूर्य कब किस राशि में होता है, ये यदि ज्ञान आपको पूर्व व्याख्यानों के माध्यम से मैं समझती हूँ कि हो गया होगा, परंतु मैं एक और आपको सरल विधि यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि हम जानते हैं कि दो ऐसे मास होते हैं जिनमें सभी को ज्ञात होता है कि वो किस महीने में आते हैं। जैसा कि मकर संक्रांति मैंने आपको बताया था कि 14 जनवरी से आरंभ होती है और मकर संक्रांति, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि उस समय सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। और दूसरा, यदि हम एकदम आरंभ से जानना चाहें ताकि हम नक्षत्रों को अच्छे से जान सकें, तो सबसे जो पहला जो है वो मेष राशि में सूर्य होता है 14 अप्रैल को। तो 14 अप्रैल से सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है और मेष संक्रांति होती है 14 अप्रैल को। और उसमें जो हमारा जो पहला नक्षत्र है, जो 27 नक्षत्र है, उसमें पहला नक्षत्र जो है वो वहीं से आरंभ होता है, अर्थात अश्विनी नक्षत्र। 14 अप्रैल को जब सूर्य मेष राशि में आता है, प्रवेश करता है, तो उस समय जो है वहां अश्विनी नक्षत्र होता है। और मैंने आपको यही बताया था कि 2 नक्षत्र और तीसरे नक्षत्र का एक भाग जो है वो 9 जो भाग जो है वो एक राशि के अंतर्गत आपको दिखाई देते हैं। तो इसी से आप जो है ये आगे अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि एक मास में सूर्य एक राशि में रहता है। तो जब 14 अप्रैल में वो मेष राशि में था तो उस समय अश्विनी, भरणी और कृत्तिका का एक भाग वहां पर विद्यमान था। इसी प्रकार से जब आगे जाएगा उसके बाद मेष के बाद वृष राशि अगले महीने, तो फिर उससे अगले क्रम से जो है आपको नक्षत्र जो है वो वहां पे प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आप यदि मकर या फिर मेष राशि के माध्यम से 14 अप्रैल के माध्यम से यदि आप देखें तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि किस दिन चंद्रमा, किस दिन कौन सा नक्षत्र है और वो किस राशि में विद्यमान है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि एक एक महीना जो है वो सूर्य जो है वो एक राशि में रहता है और उसी में फिर वहां आपको नक्षत्र भी दिखाई देते हैं। तो जब ये हमें ज्ञात हो जाता है मोटे तौर पर, यदि सूक्ष्म ज्ञान करना है तो वो तो फिर हमें पूर्ण रूप से गणना और पंचांग जो हमारे प्राप्त होते हैं, पंचांग की पुस्तकें, उनके माध्यम से हम जान सकते हैं या कैलकुलेशंस कर सकते हैं। परंतु मोटे तौर पर अगर हम इस प्रकार से भी करते हैं तो हमें ये प्राप्त हो जाता है कि कौन सा नक्षत्र किस समय कहाँ है, कौन सी राशि हमें कहाँ दिखाई दे रही है।
तो अब मैं आपको योगिनी वास के बारे में बताना चाहती हूँ कि योगिनी वास जो है वो कहाँ होता है, कब कहाँ होता है। जब ये ज्ञात हो जाएगा तभी हम ये जानेंगे आगे कि योगिनी जो है मुहूर्त में या किसी भी शुभ काम में योगिनी जो है कहाँ हो, तब हमारे लिए शुभ होती है। तो देखिए योगिनी जो है इसका संबंध दिशाओं से है। देखिए मैंने आपके सामने पहले भी 10 दिशाओं के विषय में बताया था, पुनः आपके सामने ये 10 दिशाएं हैं। और ये जो 10 दिशाएं हैं इनमें जो तिथियां हैं, ये भी मैंने तिथियों के विषय में आपको बताया था कि 15 तिथियां जो है वो शुक्ल पक्ष की और 15 कृष्ण पक्ष की, और वो तिथियां चंद्रमा की गति के अनुसार होती हैं। चंद्रमा 2.5 दिन में एक जो राशि के जो है वो पार करता है, 12 अंश पार करता है। तो इस प्रकार से चंद्रमा के आधार पे तिथियां होती हैं। एक अंश पार करेगा, 12 अंश जो है पार करेगा तो वो एक जो है वो तिथि बन जाएगी। तो ये जो 30 तिथियां हैं वो जो है उनके प्रतिपदा इत्यादि, मैंने पहले भी आपको प्रतिपदा हो गया, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, और फिर उसके बाद देखिए हमारा जो उत्तर के लोग हैं उनको जो उनकी तरफ से जो हमारा आरंभ होता है तिथि पहली, वो शुक्ल पक्ष की प्रथमा से, प्रतिपदा प्रथमा को ही कहते हैं, उससे आरंभ होती है। अर्थात अमावस्या के बाद जो है जो प्रथमा है, प्रतिपदा है, उससे हमारा मास आरंभ होता है। तो यहाँ वो शुक्ल पक्ष होता है अमावस्या के बाद। तो शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां और कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां। तो यहाँ पर जो मैं आपके सामने ये जो संख्या दी हुई है ये उन तिथियों के बारे में ही दी हुई है। तो यहाँ देखिए तिथियां कौन सी, देखिए योगिनी जो है कहाँ होती है, उसके लिए पहले देखिए पूर्व जो है 1 से 9, मतलब 1 और 9, 1 तिथि और 9 तिथि में जो योगिनी है वो पूर्व दिशा में होती है। दिशाओं के आधार पर योगिनी जो है वो कहाँ होती है, तो जो है पहली तिथि, प्रतिपदा और नवमी तिथि। यहाँ पे देखिए शुक्ल पक्ष की भी और कृष्ण पक्ष की दोनों ही तिथियों के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए 3 तिथि तृतीया और 11 अर्थात एकादशी, इन 2 तिथियों में योगिनी का वास आग्नेय कोण में होता है, आग्नेय दिशा में होता है। उसके बाद देखिए त्रयोदशी तिथि और पंचमी तिथि, इन दोनों को दक्षिण दिशा में योगिनी का वास होता है। और उसके बाद नैऋत्य कोण भी कहते हैं इसको, उसमें योगिनी का वास द्वादशी तिथि में और चतुर्थ तिथि में होता है। और उसके बाद पश्चिम दिशा में 4 और 7, चतुर्थ और सप्तमी जो तिथि है उसमें योगिनी पश्चिम दिशा में रहती है। और उसके बाद सप्तम तिथि और 15 तिथि, पंच जो है इसमें 15 तिथि हम अमावस्या को भी कहेंगे और पूर्णिमा को भी कहेंगे। तो इसमें जो है वायवी दिशा में योगिनी का वास होता है। और द्वितीया और दशमी तिथि में जो योगिनी है वो उत्तर दिशा में होती है। और इसी प्रकार से जो अष्टमी तिथि और नवमी तिथि, इसमें योगिनी का वास ईशानी दिशा में होता है। तो देखिए इसके माध्यम से हमें ये पता लग चुका है कि योगिनी जो है किस दिशा में, किस तिथि में किस दिशा में होती है, कौन कौन सी तिथियों में किस दिशा में होती है। अब मैं आपके सामने दिशाओं के आधार पर योगिनी किस दिशा में होने पर क्या फल देती है इसके विषय में कारिका आपके सामने है। ज्योतिष चंद्रिका मेरा आधार है पाठ्यक्रम के कारण। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कारिका है योगिनी सुखदा वामे वांछित दायिनी दक्षिणे धनहंत्री च सम्मुखे मरण प्रदा। तो देखिए क्या है कि योगिनी जो है वो सुखदा जो है सामने जो है वामे मतलब जो बाएं और जो हमारी वामे जो योगिनी है वो सुखदा होती है, सुख देने वाली होती है। और दक्षिणे धनहंत्री च, और दक्षिण दिशा में यदि दक्षिण दिशा नहीं है, एक यहाँ पे मैं एक और बात आपको स्पष्ट करना देना चाहती हूँ कि यहाँ पे दक्षिण जो लिखा है वो और वाम जो लिखा है ये जो है बायां, इसमें जो है ये दिशाओं के लिए नहीं है, मतलब दक्षिण पश्चिम इत्यादि दिशा नहीं है। यहाँ पे ये देखना है
कि जो योगिनी है, क्योंकि मैं अभी आपको इसको समझाऊंगी कि किस प्रकार से हमने योगिनी को खड़े होकर देखना है। तो योगिनी जो है वो वामे वांछित दायिनी, जो हमारे बाएं तरफ अगर हम खड़े होते हैं तो हमारे बाएं तरफ जो है योगिनी अगर आती है तो वो हमारे वांछित फल को देने वाली है। और जो हमारे पीछे जो है वो योगिनी सुखदा है। हमारे पीछे यदि योगिनी आती है, अगर हम आगे की तरफ मुंह खड़े करके खड़े हैं तो पीछे अगर योगिनी है तो वो सुखदा है, सुख देने वाली है। और दक्षिण में अगर हमारे दाहिने आ जाती है योगिनी तो वो धन का नाश करती है। और अगर हमारे सामने योगिनी है, सम्मुखे मरण प्रदा, मतलब अगर हमारे सामने योगिनी है तो मृत्यु देने वाली है। मतलब मैंने पहले भी कहा है कि मृत्यु देने वाली का मतलब है कि अत्यंत कष्टदायिनी है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपके सामने ये पुनः वापस इसमें जाते हुए आपको बताती हूँ कि आपके सामने देखिए ये बताया है कि 1 और 9 तिथि को पूर्व दिशा में, 3 और 11 को आग्नेय में, 13, 5 तिथि को दक्षिण में। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आप पूर्व दिशा की यात्रा की ओर जाते हैं तो आप उस दिशा में यदि मुंह करके खड़े होते हैं, और अगर वो तिथि प्रथमा है या नवमी है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रतिपदा तिथि या नवमी तिथि है, और आप पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना चाहते हैं उस दिन, तो आपको ये पूर्व की ओर यदि मुख करके खड़े होते हैं तो वो आपके लिए, अभी मैंने आपके सामने बताया कि सम्मुखे मरण प्रदा, अगर वहां पर जो है योगिनी का निवास है, पूर्व दिशा में पहली तिथि को और नवमी तिथि को योगिनी का वास पूर्व दिशा में है, और आप पूर्व दिशा की यात्रा कर रहे हैं और योगिनी आपके सम्मुख है, सामने है, इसलिए आपको उस दिन कोई भी शुभ काम, यात्रा विशेष रूप से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको अत्यंत ऐसी कठिनाइयां आ सकती हैं जो कि आपके लिए बहुत कष्टदायी हों। इसी प्रकार से मैं आपको ये भी बता, और किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए उस दिन, तो यहाँ पे कहा कि दक्षिण है। तो देखिए, आप पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं, तो आपको दक्षिण दिशा में भी जो है यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि त्रयोदशी तिथि और पंचमी तिथि, इसमें जो योगिनी है वो दक्षिण दिशा में होती है। इसलिए आप पूर्व की ओर अगर मुख करके खड़े हैं तो आपके दाहिनी ओर जो है योगिनी जो है वो दक्षिण में आएगी। तो दक्षिण में जो योगिनी है ये भी आपके लिए, दाहिनी ओर योगिनी जो है वो भी आपके लिए शुभ नहीं होगी। तो इसलिए हमें ये देखना है कि यदि योगिनी हमारे बिल्कुल सामने आती है, जिस दिशा में जा रहे हो तो भी यात्रा नहीं करिए, हमारे दाहिने आती है तो भी उस दिशा में यात्रा नहीं करिए। पूर्व की यात्रा ना जो है सामने योगिनी आने पर भी, और दक्षिण में भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। पूर्व में नहीं करो, दक्षिण में भी नहीं करो। परंतु यदि मैं इसी उदाहरण को आपको एक और तरीके से समझाना चाहूं कि मान लीजिए आप दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप दक्षिण की ओर मुख करके खड़े होंगे, तो त्रयोदशी तिथि है, हमेशा के लिए नहीं है, ये तिथियों की बात है कि यदि त्रयोदशी तिथि है और पंचमी तिथि है और आप चाहते हैं कि मैं साउथ की तरफ यात्रा करना है, तो यहाँ पे देखिए आप साउथ की तरफ मुख करके खड़े होंगे और उस तिथि को जो है योगिनी आपके बिल्कुल सम्मुख होगी, बिल्कुल सामने पड़ेगी। तो ना तो आप दक्षिण दिशा की यात्रा कर सकते हैं और ना ही आप पश्चिम में यात्रा कर सकते हैं उस दिन, क्योंकि पश्चिम दिशा में योगिनी जो है वो जो है आपके दाईं ओर पड़ती है। तो इस प्रकार से आप केवल उत्तर की यात्रा कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, या आपके वाम लेफ्ट में यात्रा कर सकते हैं, पूर्व में कर सकते हैं, उत्तर में कर सकते हैं। परंतु तिथियों का ध्यान रखना है कि किस तिथि में योगिनी कहाँ होती है और किस तिथि में यात्रा करना शुभ होगा। योगिनी का वास होने पर उस दिशा में यात्रा होनी चाहिए या ना होनी चाहिए। तो ये विचार जो है तिथियों का ज्ञान हो जाने पर हमें स्वयं हो जाता है। ये तो खैर हमारा जो है दैनंदिन कार्य है कि आज कौन सी तिथि है,
हिंदी तिथि का ज्ञान होना जो है वो अत्यंत अनिवार्य है। तो मैंने आपके सामने योगिनी का वास और योगिनी का फल आपके सामने प्रस्तुत किया। अब यहाँ पे देखिए तिथियों की कुछ, जो तिथियों के जो प्रतिदिन के जो नाम हैं मैंने आपके सामने बताया था, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया। तो तिथियों की जो नंदा आदि कुछ संज्ञाएं होती हैं जो कि ज्योतिषीय जो गणना है उसके लिए आवश्यक होती हैं, और उन्हीं के आधार पर कुछ योग होते हैं, जिनमें से हम एक योग होता है सिद्धि योग। जो सिद्धि योग नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। तो मैं सबसे पहले वो तिथियां बताऊंगी और फिर बताना चाहूंगी कि कौन सी तिथि में सिद्धि योग होता है और कौन सी में नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए तिथियां यहाँ के इस कारिका के माध्यम से नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णाश्च तिथयः क्रमात् वार त्रयम समावर्त्य तिथया प्रतिपन्न मुखाः। देखिए यहाँ पे क्या है कि 5 संज्ञाएं हैं तिथियों की। एक नंदा, पहली नंदा, दूसरी भद्रा, तीसरी जया, चौथी रिक्ता और 5वीं पूर्णा। ये क्रम से है, अर्थात प्रतिपदा जो है उसका नाम है नंदा तिथि, द्वितीया का नाम है भद्रा तिथि, तृतीया का नाम है जया तिथि, और रिक्ता तिथि संज्ञा है चतुर्थी की, और पंचमी तिथि की जो है वो संज्ञा है पूर्णा। तो यहाँ पे ये एक प्रश्न उठता है कि तिथियां तो 30 हैं, मतलब 15 जो है शुक्ल पक्ष और 15 कृष्ण पक्ष की। तो ये संज्ञा जो नंदा आदि संज्ञा ये तो 5 हैं, तो बाकी तिथियों की क्या संज्ञा है? तो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने कहा कि ये एक एक तिथि को वार त्रयम 3 बार उनकी आवृत्ति करनी है। मतलब नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा पंचमी तक है, उसके बाद षष्ठी तिथि पुनः फिर नंदा से ही आरंभ होगी। तो फिर षष्ठी नंदा, सप्तमी फिर भद्रा, अष्टमी जया, नवमी रिक्ता, दशमी पूर्णा, और फिर एकादशी से नंदा इत्यादि। इस प्रकार से 15, और फिर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से पुनः नंदा, भद्रा इत्यादि जो है वो ये 5 तिथियां होती हैं। तो इन्हीं की 3 बार आवृत्ति होती है, और तब जाके यहाँ पे जो है 15-15 तिथियों की ये नंदा आदि संज्ञाएं होती हैं। तो यहाँ 3 बार देखिए, 3 बार पहले 15 शुक्ल पक्ष की, और 3 बार आवृत्ति जो है बाद वाले 15 जो है उनमें। तो कुल मिलाकर 6 बार इन तिथियों की आवृत्ति होती है। तो प्रतिपदा चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, दोनों की जो है संज्ञा जो है वो नंदा है, दोनों को ही नंदा तिथि कहते हैं। अब मैंने आपको तिथियों के संज्ञा बता दी, और संभवतः आप सब भी जो है इसको ध्यान याद कर लेंगे कि जो है कौन सी तिथि की नंदा इत्यादि संज्ञाएं हैं। जब ये हमें पता चल जाता है तो आगे देखिए ये तिथियां जो हैं इनसे क्या सिद्धि योग कैसे बनता है, किन तिथियों में। तो वारों के नाम भी मैंने आपको बताए थे, सभी जानते हैं कि रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। तो सप्तवार जो मैंने आपके सामने बताए थे उनके अनुसार यहाँ किस वार को किस तिथि, कौन सी तिथि होती है तो उसके अनुसार उनकी संज्ञाएं देखिए आपके सामने हैं। शुक्र नंदा, शुक्रवार को नंदा तिथि। बुधे भद्रा, पहले मैं आपको कारिका का अर्थ बताती हूँ। बुधवार को भद्रा। शनौ रिक्ता, शनिवार को रिक्ता तिथि। कुजे जया, कुज मंगल को कहते हैं, तो मंगलवार को जया तिथि। गुरौ, गुरुवार को पूर्णा तिथि। अखिले कार्य सिद्धि योगा शुभावहा, ये सारे जो है ये सिद्धि योग हैं, और सब काम में जो है वो शुभावा मीन्स कल्याणकारी होते हैं, शुभ होते हैं। अब मैं आपके सामने बताती हूँ कि ये किस प्रकार से ये सिद्धि योग है। यदि शुक्रवार है और उस दिन नंदा तिथि है, मतलब नंदा तिथि मैंने आपको पहले बताया कि नंदा तिथि जो है वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को नंदा तिथि होती है। तो कहने का मतलब है, तो शुक्रवार को यदि नंदा पहली या द्वितीया तिथि है और उस दिन शुक्रवार पड़ गया तो समझ लीजिए हम कोई भी कार्य करेंगे तो ये सिद्धि योग है, इसलिए सिद्धि का अर्थ होता है सफलता। तो ये शुभ योग है
और कुछ भी काम करने जाएंगे तो हमें उसमें सफलता मिलेगी। इसी प्रकार से बुधे भद्रा, और जो बुधवार और भद्रा तिथि है, तिथियां मैंने आपको बताई, भद्रा कौन सी होती है, रिक्ता कौन सी होती है। तो बुधवार को अगर भद्रा तिथि पड़ती है तो भी सिद्धि योग है, और शनिवार को रिक्ता तिथि पड़ती है तो भी शुभ योग है, मंगलवार को जया तिथि पड़ती है तो भी शुभ योग है, और गुरुवार को पूर्णा तिथि है। तो ये समस्त हमारे सामने तिथियां इन वारों के साथ यदि प्राप्त हो जाती हैं तो ये बहुत ही शुभ कहलाता है, समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। तो ये हम बड़ी सरलता से जान सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया ही है कि कौन कौन सी तिथियां जो है नंदा है, कौन सी भद्रा है, कौन सी जया है और कौन सी रिक्ता है। तो यहाँ इसलिए इन तिथियों के अनुसार यदि उस दिन वो वार पड़ गया जो सिद्धि योग का है, तो बिना सोचे समझे, बिना किसी के द्वारा जो है ज्ञात किए हुए कि हमें ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चुपचाप वो कार्य कर लेना चाहिए। अब एक और योग है अमृत योग। तो अमृत योग कब होता है? जैसा कि अमृत योग नाम भी है, अमृत योग में भी जो भी कार्य करेंगे ये सारा आपको सफलता ही प्रदान करने वाला है। और वो कब होगा? देखिए, चंद्रार्कयोर भवेत पूर्णा, कुजे भद्रा जया गुरौ, शनि चंद्र जयोर नंदा, भृगौ रिक्ता अमृता हुआ। देखिए, इससे पहले मैंने आपको सिद्धि योग की तिथियां और वार बताए कि किन तिथियों और वार में सिद्धि योग होता है। अब देखिए कहाँ अमृत योग होता है। देखिए, चंद्र अर्कयो हो भवेत पूर्णा, चंद्र में सोमवार को हम चंद्र कहते हैं, और अर्क में रविवार को। तो चंद्र सोमवार और रविवार को जो पूर्णा तिथि है, यदि सोमवार है या रविवार है और उस दिन पूर्णा तिथियां हैं तो ये अमृत योग कहलाएगा। आगे कुजे, यदि मंगलवार को भद्रा तिथि है तो जो है वो मंगलवार को वो कार्य करने से वो अमृत योग है, इसलिए शुभ होगा, शुभप्रद होगा। इसी प्रकार से गुरुवार को जया तिथि होने पर ये दोनों का योग अमृत योग कहलाएगा। और शनि और चंद्र जय, शनि और बुधवार, इन दोनों को जो है दोनों वारों में जो नंदा तिथि है, अगर ये शनिवार है या चंद्र जय बुधवार को कहते हैं तो बुधवार है, तो इन दोनों वारों में यदि नंदा तिथि पड़ जाती है तो ये भी अमृत योग है। और भृगु शुक्रवार है तो भृगु शुक्र को कहते हैं, शुक्र, और शुक्रवार को यदि रिक्ता तिथि है तो ये अमृत योग कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ योग आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए। वार और तिथि का यदि मेल होता है तो उसमें सिद्धि योग और अमृत योग यदि बन जाते हैं तो समस्त कार्य उस दिन करने से सफलता प्राप्त होती है। अब मैं आपके सामने कुछ एक विशेष बात भी बताना चाहती हूँ कि सिद्धि योग और अमृत योग हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे कभी यदि ऐसा हो जाए, बहुत ही कम जो है ऐसा अवसर आता है, परंतु यदि ऐसा हो कि एक ही दिन में अमृत योग और सिद्धि योग दोनों ही पड़ जाते हैं तो क्या होता है, उसके लिए ये कारिका आपके सामने है। अमृतम सिद्धि योगम च यद्येकस्मिन् दिने भवेत तदा च तद्दिनम दुष्टम मधु सर्पिर विषम यथा। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है कि अमृत योगम सिद्धि योगम च यदि एकस्मिन् दिने भवेत, यदि एकस्मिन् दिने, यदि एक दिन में अमृत योग और सिद्धि योग हो जाए, दोनों ही एक दिन में पड़ जाए, तो क्या होगा? तदा च तद दिनम दुष्टम, तो वो जो दिन है वो दूषित हो जाता है, अशुभ हो जाता है। जबकि सिद्धि योग शुभप्रद है और अमृत योग भी शुभप्रद है, परंतु यदि एक ही दिन में ये दोनों योग प्राप्त होते हैं तो वो दिन जो है वो शुभ ना होकर अशुभ हो जाता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से बताया है कि मधु सर्पिर विषम यथा, जैसे, यथा मीन्स जैसे, मधु हम शहद को कहते हैं और सर्पी घी को कहते हैं। तो देखिए स्वास्थ्य के लिए
शहद का सेवन और घी का सेवन दोनों ही लाभकारी होते हैं, परंतु शहद और घी यदि मिला लिया जाए तो वो विष बन जाता है, वो जहर बन जाता है और स्वास्थ्य लाभ के स्थान पर वो स्वास्थ्य की हानि करता है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी है, दो शुभ योग अलग अलग तो हमें सफलता देते हैं, यदि वो एक साथ आ जाए तो वो शुभ के स्थान पर अशुभता देते हैं। जैसे मधु सर्पी दोनों लाभकारी हैं, स्वास्थ्यवर्धक हैं, परंतु स्वास्थ्य की नाश करते हैं, हानि करते हैं यदि इन दोनों को मिश्रित करके सेवन किया जाए। तो देखिए, ये मैंने आपके सामने कुछ विशेष बातें जो कि हमारे पंचांग की गणना पर आधारित होती हैं, सरलता से सामान्य रूप से जो जिसके विषय में सभी जो है वो जान सकते हैं कि आज कौन सा दिन है, कौन सा योग है, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, राशि कौन सी है। अब देखिए, यहाँ अब मैं आपके सामने जो विशेष गणना के ऊपर आती हूँ। हमारा जो मुख्य प्रयोजन होता है पंचांग के अध्ययन का, पंचांग को जानने का, वो मनुष्य के जीवन में जो घटने वाली घटनाएं हैं उनको जानने के लिए होता है। तो उसको जन्म पत्री जो है बनाकर उसके माध्यम से हम मनुष्य के जीवन के बारे में, उनकी घटनाओं के बारे में, आगे क्या होने वाला है ये बताते हैं। तो उसमें भी हमें जो है गणना के बिना हम जन्म पत्रिका नहीं बना सकते। यद्यपि जो है आजकल ऐसे जो है हमारे पास बहुत सारे साधन हैं जिनके द्वारा हम सीधे साधे जन्म पत्रिका बनाकर और उसके अंदर हम जो है ग्रहों को बिठाकर और हम फलित कर देते हैं, कर सकते हैं। परंतु ये किस प्रकार से वैज्ञानिक है जो ग्रह बिठाए जाते हैं, किस व्यक्ति की कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बिठाना है, ये भी एक वैज्ञानिक और एक गणितीय पद्धति है जिसको जानना जो है वो बहुत ही अनिवार्य है। हमें तभी पता लगता है कि भारतीय ज्योतिष जो है वो विज्ञान ही विज्ञान है। तो इसमें सबसे पहले हमें गणना करने के लिए हमें ये जो ग्रह बिठाते हैं, हम ग्रहों की जानकारी करते हैं। जिस समय बालक का जन्म होता है उस समय कौन सा ग्रह आकाश में दिखाई दे रहा है, उस समय ये जानने के लिए जो है जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा तब तक हम उस जन्म कुंडली में उसके लग्न का निर्धारण नहीं कर पाएंगे, उसकी जन्म राशि का निर्धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यक होता है कि जो है बच्चे के जन्म के समय आकाशीय स्थिति क्या है और उस आकाशीय स्थिति की जो उस ब्रह्मांड में जो हमारे पिंड हैं उनकी गणना किस प्रकार से की जाती है, ये मैं आपको अपने जो है अगले व्याख्यान में जो है विस्तार पूर्वक बताऊंगी। धन्यवाद।